नमस्कार साथियों। आज हम बात करेंगे प्लेटो के साम्यवाद के बारे में। प्लेटो ने अपनी पुस्तक रिपब्लिक में साम्यवाद के बारे में वर्णन किया है। प्लेटो का जो आदर्श राज्य था, उस आदर्श राज्य में न्याय, शिक्षा पद्धति और इनके साथ साथ ही साम्यवाद के भी सिद्धांत को भी शामिल किया जाता है। इस व्यवस्था के आधार पर हम जो एक संरक्षक वर्ग के मार्ग में जो बाधाएं आती हैं, उन बाधाओं को रोकने के लिए प्लेटो ने अपने साम्यवाद का विचार दिया। हम प्राचीन साम्यवाद को आधुनिक साम्यवाद के साथ तुलना भी करेंगे, लेकिन हम सबसे पहले प्लेटो के साम्यवाद के बारे में बात करेंगे। प्लेटो अपने साम्यवाद में दो बातों को मुख्यतः फोकस करता है, और वह जो उसका साम्यवाद था वो केवल अल्पसंख्यक वर्ग अर्थात शासक तथा सैनिक वर्गों के लिए ही था। उसने अपने जो साम्यवाद थे उसमें संपत्ति का साम्यवाद एवं परिवार अथवा स्त्रियों के साम्यवाद की बात करी है। वह कहता है कि जब ये दोनों चीज़ें होंगी, कंचन कामिनी होंगी, तो जो दार्शनिक राजा होगा उसकी शासन प्रक्रिया की गतिविधियों में अवरोध आने की संभावना रहेगी। इसलिए प्लेटो ने अपने साम्यवाद में संपत्ति के साम्यवाद और परिवार अथवा स्त्रियों के साम्यवाद की बात करी है। साम्यवाद से यहाँ तात्पर्य यह है कि ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए जो किसी भी कार्य में अवरोधक बनती हों, अर्थात शासन संचालन के कार्य में अवरोध पैदा करें। तो हम पहले बात करेंगे संपत्ति के साम्यवाद के बारे में। तो प्लेटो कहता है कि शासक और सैनिकों के लिए अर्थात अभिभावक वर्ग के लिए संपत्ति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि यह संपत्ति व्यक्ति को विचलित कर देती है। यद्यपि संपत्ति किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास के लिए ज़रूरी होती है, लेकिन यह संपत्ति अगर शासकों के पास होगी तो वह शासक भ्रष्टाचार में लिप्त होने की उसकी पूरी संभावना होगी तथा वह भीषण परिस्थितियों में भी पथभ्रष्ट हो सकता है। अतः इस संपत्ति को शासक की संपत्ति से अलग ही रखना श्रेयस्कर प्लेटो ने माना है। अभिभावक के पास अपने निजी घर भी नहीं होने चाहिए, अर्थात वह एक ये कहता है कि उसके पास कुछ भी नहीं होना चाहिए संपत्ति के नाम से। और अपनी पुस्तक में शासकों की जो जीवनचर्या थी उसका भी उसने वर्णन करते हुए संपत्ति, व्यक्तिगत संपत्ति जितनी भी कम से कम होगी वह संपत्ति उतनी ही उसे रखनी चाहिए। उसके पास घर अथवा भंडार भी नहीं होना चाहिए जो स्वेच्छापूर्वक प्रवेश के लिए नित्य खुला न रहता हो। उनकी भोजन सामग्री इतनी मात्रा में और ऐसी होनी चाहिए जो संयमी अर्थात संयमी होनी चाहिए। तो हम ये कह सकते हैं, इसमें विस्तृत वर्णन किया गया है, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि उस शासक को में ऐसे गुण बने रहें ताकि वह जनता के विकास के या जनता के कल्याण के लिए काम कर सके, और वह ऐसी किसी भी चीज़ में ना इन्वॉल्व हो ताकि वह जनता की जो सेवा की उसकी भावना है उसमें शामिल हो। अगर संपत्ति होगी तो संपत्ति के लिए उसके मन में कभी न कभी ऐसा विचार आएगा कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा संपत्ति संग्रहित करूं, और इस कारण से उसके मन में सद्गुणों की जगह दुर्गुणों का संचार हो जाएगा। एक बार एक जगह सेपाइन ने कहा है कि सरकार के ऊपर धन के भयानक प्रभाव का प्लेटो को इतना दृढ़ विश्वास था कि उसे दूर करने के लिए उसे स्वयं संपत्ति का ही विनाश करना पड़ा है। प्लेटो कहता है कि सरकार के ऊपर धन का भयानक प्रभाव पड़ता है, इसलिए धन की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। हॉर्मन ने भी लिखा है कि प्लेटो अपने जीवन में
आर्थिक विषमता के दुष्परिणामों को देख चुका है और यह भी देखा है उसने कि व्यक्तिगत संपत्ति और व्यक्तिगत आर्थिक लाभ प्राप्ति करने के लिए ही लोग राजनीतिक संघर्ष करते रहते हैं। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि प्लेटो संपत्ति के साम्यवाद की बात करता है। दूसरी जो बात वह करता है परिवार अथवा पत्नियों का साम्यवाद। प्लेटो कहता है कि अगर जो शासक वर्ग और सैनिक वर्ग होगा उसके बाद निजी परिवार होगा तो उस निजी परिवार के कारण उसमें कहीं न कहीं अपनी पत्नी मोह और पुत्र मोह भी होगा और उन सबसे कारण वह अपने इन परिवार को ज़्यादा तवज्जो देगा जनता की बजाय। तो वह ये कहता है कि पत्नियों का और परिवार का साम्यवाद भी होना चाहिए, अर्थात उसका निजी कोई परिवार नहीं होना चाहिए। प्लेटो अभिभावकगण के लिए जिस तरह संपत्ति का निषेध करता है उसी प्रकार निजी परिवार का त्याग कर संपूर्ण राज्य को वह एक वृत्त परिवार के रूप में मानने की बात करता है और जिससे शासन और जो सैनिक है वह वर्ग कंचन के समान कामिनी के मोह से मुक्त हो जाए और अपने कर्तव्यों की उपेक्षा ना कर पाए। प्लेटो कहता है कि परिवार का मोह धन के मोह से अधिक प्रबल होता है और मनुष्य इसके लिए अनेक प्रकार के अनुचित और अनैतिक कार्य करने में संलिप्त हो जाता है। सेबाइन कहता है कि संपत्ति की भांति ही प्लेटो विवाह का उन्मूलन भी करता है और यहाँ उसका यह उद्देश्य है कि प्लेटो का विचार है कि मोह पारिवारिक स्नेह बंधनों के कारण जन्मता है। अगर परिवार में स्नेह होगा तो पारिवारिक मोह ज़्यादा पैदा होगा। इसलिए शासक परिवार से उन्मुक्त रहे, वह परिवार में शामिल ना हो और उसकी संतान संबंधी चिंता भी उसे स्वार्थी एवं संकीर्ण बनाती है। घरों की शिक्षा बच्चों को इस योग्य नहीं बना सकती कि वे राज्य की पूरी निष्ठा से सेवा कर पाएंगे। तो सेबाइन पुनः कहेगा कि विवाह के संबंध में प्लेटो का एक और उद्देश्य था कि पुरुष प्राय बड़ी लापरवाही से संभोग करते हैं और इस तरह की लापरवाही घरेलू जानवरों तक में भी नहीं पाई जाती। अर्थात यहाँ पर वह ये कहना चाहता है कि जो विवाह के बाद पुरुष अपनी पत्नी के साथ जो भी शारीरिक संबंध स्थापित करता है उन शारीरिक संबंधों में वह पुरुष से भी ज़्यादा बर्बरता अपना लेता है। अतः स्त्रियों की जो शारीरिक तकलीफ़ है उनको भी प्लेटो स्वीकार करता है और किसी भी जाति की इस तरह वह लापरवाही करके घरेलू जानवर तक भी नहीं पाई जाती और किसी भी जाति में उन्नति तभी हो सकती है जब उसके स्त्री और पुरुष की जो संभोग की क्रिया हो वो नियंत्रित हो और गिने चुने स्त्री पुरुष ही ऐसा संभोग करें और संतान उत्पन्न करें। अर्थात एक तरह से वह स्त्रियों की शारीरिक जो दुर्दशा आज के वर्तमान समय में अगर देखें तो स्त्रियों के साथ जो दुराचार हो रहे हैं वो एक तरह से प्लेटो ने पहले ही इंगित कर दिया था। परिवार के उन्मूलन के पक्ष में प्लेटो का तर्क और है कि नारी जाति की विमुक्ति हो। यूनान में नारी जाति अर्थात ये जो भी बातें वह कहता है वो ऐसा नहीं कि उसने अचानक कही हो, बल्कि वह उसने उस समाज में महसूस की जिनकी दशा उनकी केवल चार दीवारी में बंद रहना, उनको बाहर नहीं निकलने दिया जाता था, दीवारों में जकड़ा जाता था और नारी जाति के उत्थान के लिए जो भी जिसने संपत्ति के बारे में बात करी, ये क्या नाम है, परिवार के साम्यवाद की बात करी, तो वह ये चाहता था कि पुरुष के अधीन ना रहे नारी। इस प्रकार जो प्लेटो के परिवार या संपत्ति के साम्यवाद की योजना थी वह तीन कारणों से थी कि एक तो वह परिवार के घातक एवं संकीर्णतावादी क्षुद्र प्रभावों को अभिभावक वर्ग को मुक्त रखना चाहता था, दूसरा वह यह चाहता था कि नारी की मुक्ति तथा समान अधिकार का पक्षपाती है और तीसरी बात वह यह चाहता था कि एक उन्नत संतान प्राप्ति के लिए प्रजनन शास्त्र की दृष्टि से प्लेटो की यह व्याख्या वांछनीय प्रतीत होती है। उत्तम संतान पाने के लिए स्त्री पुरुष का जो संबंध है वो प्रारंभ में ही होना चाहिए। अर्थात प्लेटो ने ये व्यवस्था की है कि स्त्रियां 20 वर्ष की आयु में और से लेकर 40 वर्ष तक राष्ट्र के लिए अपनी संतानें पैदा करेंगी और पुरुष पूर्ण यौवन को प्राप्त कर लेने के बाद 25 से 55 की अवस्था तक ऐसा संतान राष्ट्र के लिए संतान पैदा करेंगे।
इस प्रकार जो जितने भी प्लेटो मानता है कि स्त्री और पुरुष के बीच असमानता थी, उसको नष्ट की जानी चाहिए। तो इस प्रकार जो ये संपत्ति और परिवार के साम्यवाद की वह बात करता है, इससे वह दार्शनिक वर्ग और सैनिक वर्ग के बीच ऐसी कोई भी चीज़ को नहीं आड़े लाना चाहता ताकि वह भ्रष्ट हो सके। अब जो प्लेटो के साम्यवाद है, उसके साम्यवाद की हम बात करें तो इसमें कुछ एक परिस्थितियाँ थी उस समय की, उनके आधार पर उसने योजना बनाई और कहा कि जो प्लेटो का साम्यवाद है उसका जो उद्भव भी है वो न्याय के आधार पर ही हुआ। और यहाँ प्लेटो का जो चरम लक्ष्य था वो था आध्यात्मिक उत्कर्ष। अब हम बात करें प्लेटो के साम्यवाद की, तो प्लेटो एक साध्य नहीं अपितु साधन मानता है साम्यवाद को। दूसरा, प्लेटो व्यक्ति के स्वार्थ रहित और परोपकारी भावना को श्रेष्ठता देने के लिए ही ऐसी साम्यवाद की बात करता है। प्लेटो की जो साम्यवादी व्यवस्था थी वह एक मनोवैज्ञानिक आधार प्रस्तुत करती है जिससे कि मानव विकृति की ओर न जाकर नैतिकता की तरफ अग्रसर हो। अब हम बात करते हैं जो प्लेटो का साम्यवाद था और वर्तमान साम्यवाद अर्थात मार्क्स का साम्यवाद है उसकी बात करें तो मैक्स लिखता है कि प्लेटो का साम्यवादी विचारों का मुख्य प्रेरणा स्रोत है रिपब्लिक में सभी साम्यवादी और समाजवादियों के मूल बीज मिलते हैं। प्लेटो के साम्यवाद और आधुनिक साम्यवाद की समानता और असमानता के तुलनात्मक चित्रण अपन प्रस्तुत करें तो उसमें देखा जाता है कि कुछ एक समानताएं होती हैं दोनों साम्यवादों में और कुछ एक असमानताएं होती हैं। तो इस पे गहराई पे न जाकर हम केवल कुछ एक बिंदुओं को ही लेंगे। तो उनमें जैसे जो समानताओं की अगर बात करें तो प्लेटो का जो धारणा थी वह एक आदर्श राज्य की तुलना में व्यक्ति के अस्तित्व को महत्व न देकर यह मानता है कि मनुष्य राज्य में रहकर अपने उद्देश्यों की पूर्ति सरलता से कर सके। और वर्तमान जो साम्यवाद है उसमें व्यक्ति राज्य रूपी मशीन का एक पुर्जा मात्र हो जाता है। प्लेटो अनियमित आर्थिक प्रतियोगिता के कोई महत्व नहीं देता, जबकि मार्क्स इस बात की पुरजोर वकालत करता है। प्लेटो का जो साम्यवाद था वह व्यक्तियों के अधिकारों पर ध्यान न देकर उसके कर्तव्यों पर फोकस करता था, जबकि आधुनिक साम्यवाद में व्यक्ति पर कर्तव्य आरोपित हैं और अधिकारों वंचित हो जाता है। जो प्लेटो का साम्यवाद की योजना काल्पनिक है और व्यवहारिक है और वर्तमान साम्यवाद की जो धारणा है वह सीमित क्षेत्र में ही सफल है लेकिन व्यापक है ज़रूर। तो इस प्रकार ज़्यादा हम बात ना करते हुए प्लेटो के साम्यवाद की समानताएं, और वैसे एक बात और करें कि प्लेटो का जो वर्ग था, प्लेटो ने जो साम्यवाद की धारणा दी थी वह उच्च वर्ग के लिए थी और आधुनिक साम्यवाद भी व्यक्तिगत संपत्ति का विरोधी मानता है। तो कुछ एक समानताएं हैं। अब इसकी असमानताओं के बारे में बात करें तो वर्तमान समय में जो प्लेटो की धारणा को नहीं अपनाया जा सकता वह एक कोरी कल्पना थी, और जो साम्यवादी दृष्टिकोण पहले वाला था वो मनोवैज्ञानिक था और वर्तमान साम्यवाद भौतिक है। प्लेटो का जो साम्यवाद था वो केवल सैनिक वर्ग पर और उत्पादक वर्ग पर लागू, जो प्लेटो का साम्यवाद शासक और सैनिक वर्ग पर लागू होता था, उत्पादक वर्ग पर लागू नहीं होता, जबकि वर्तमान जो साम्यवाद है वो बौद्धिक अभिजात्य तंत्र को प्राथमिकता और साम्यवादी विचारों को नहीं देता। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि प्लेटो का जो साम्यवाद है वो और मार्क्स का साम्यवाद है कुछ एक समानताएं लिए हुए हैं और कुछ एक विभिन्नताएं लिए हुए हैं। प्लेटो के साम्यवाद की अरस्तु ने भी आलोचना की है, जो कि उसके प्लेटो के शिष्य थे, उन्होंने उसकी आलोचना करी है और कहा है कि जो प्लेटो का साम्यवाद है वह जो संघर्ष और फूट की प्रवृत्ति को बढ़ाने वाला है, वह साम्यवाद का शत्रु है और बिना विविधता की बौद्धिकता का विकास नहीं हो सकता।
प्लेटो जो संपत्ति के गुणों की अवहेलना करता है, जबकि वर्तमान समय में अगर देखें तो संपत्ति के माध्यम से व्यक्ति अपने व्यक्तित्व को बढ़ा सकता है, अपनी सुविधाओं को बढ़ा सकता है। और संपत्ति ऐसा नहीं है कि बिल्कुल दोषपूर्ण होती है। परिवार को अगर हम नकार देंगे तो जो संतान उत्पत्ति होंगी वो एक तरह से संक्रमित होंगी, कोई न कोई रोग किसी भी व्यक्ति में हो सकता है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ये जो धारणा थी वह प्लेटो के साम्यवाद की धारणा अरस्तु के अनुसार सही नहीं बैठती। अब हम प्लेटो के साम्यवाद की आधुनिक आलोचना की बात करें तो हम कहेंगे कि जो प्लेटो का साम्यवाद की आलोचनाएं हैं बहुत कुछ अरस्तु ने कर दी हैं, और हम ज़्यादा इसकी आलोचना न करके हम यही कहेंगे कि जो प्लेटो का साम्यवाद था वो साम्यवाद है वो वर्तमान समय में लागू नहीं किया जा सकता, क्योंकि अगर हम प्लेटो के साम्यवाद की बात करेंगे तो पहले पत्नियों का संपत्ति का साम्यवाद लें तो संपत्ति का अगर हम इग्नोर करेंगे, संपत्ति के बारे में बात नहीं करेंगे, तो जो शासक वर्ग होगा या वर्तमान समय में जो भी कोई वर्ग होगा वो अपना विकास नहीं कर सकेगा, क्योंकि मनुष्य को जीवन जीने के लिए कुछ एक वस्तुओं और कुछ एक चीज़ों की आवश्यकता होती है, तथा उसके साथ ही वह परिवारों के साम्यवाद की बात करता वो भी नहीं कह सकते, क्योंकि परिवारों के साम्यवाद से फिर आगे जो शासक वर्ग है उसको संपत्ति और परिवार से वंचित करना अपने आप में प्राकृतिक रूप से विपरीत साबित होगा, और यह एक अव्यावहारिक धारणा सिद्ध होगी, जिससे कि हम इसमें जो साम्यवाद है उसके गंभीर दोषों को व्यक्त करते हुए हम वर्तमान समय में प्लेटो के साम्यवाद को स्थापित नहीं कर सकते। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि प्लेटो ने जो संपत्ति और पत्नी के साम्यवाद की बात करी है वह वास्तविक जीवन या व्यावहारिक जीवन में लागू नहीं की जा सकती, और वर्तमान समय में भी साम्यवाद कहीं पर स्थापित नहीं किया जा सकता जैसी धारणा प्लेटो ने प्रस्तुत करी है। धन्यवाद।